तो जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है जी मोनोटोन सीक्वेंसेस। ठीक है, इसके लिए हम पहले कुछ डेफिनेशंस बनाते हैं और फिर उससे रिलेटेड जो है कुछ थ्योरम्स सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइडिया इज मोनोटोन सीक्वेंसेस इसमें मैं आपको चंद टर्म्स जो हैं वो बताना चाहता हूँ। तो इसमें कौन कौन सी है? एक है जी इंक्रीजिंग, एक है इवेंचुअली इंक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग, इवेंचुअली डिक्रीजिंग, ये बिल्कुल पहले दो की तरह ये हो गया। फिर है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फिर है इवेंचुअली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और फिर है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, then eventually strictly decreasing। ओके जी, ये 4 टर्म्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, और फिर इवेंचुअली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग सीक्वेंस ये है जी कि अगर आप का सीक्वेंस यूँ चल रहा है, ठीक है, आपका सीक्वेंस में जो नेक्स्ट टर्म है उसकी जो वैल्यू है पहली टर्म से ज़्यादा आ रही है, राइट। ऐसे भी हो सकता है चलते चलते स्ट्रेट हो जाए, लाइन पे चले, फिर ज़्यादा, फिर ये भी इक्वल भी हो सकता है। इंक्रीजिंग में जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसकी वैल्यू पिछली टर्म से इक्वल हो या उससे ग्रेटर। लाइक अगर आप ये कह सकते हैं कि जो an है, जो an जो टर्म है ग्रेटर देन इक्वल टू am होगी वेन एवर n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अगर आपका n m से बड़ा है, ठीक है, आप इसको ग्रेटर ही कर दें क्योंकि जो दो डिफरेंट इंटीजर्स हैं तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू भी। अगर आपका इंटीजर m से बड़ा है तो n के कॉरस्पॉन्ड जो सीक्वेंस की वैल्यू है, या तो वो m के कॉरस्पॉन्ड जो वैल्यू है उसके इक्वल है या उससे बड़ी है, राइट। इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग। ठीक है जी, तो इसको मैं यहाँ थोड़ा सा एलैबोरेट करूँ तो क्या होगा जी, आप देखें ये हमारे पास n है और m है, और ये हमारे पास n है। n m से बड़ा है, हमने आपको बताया था कि नंबर लाइन पे जो राइट पे आएगा वो बड़ा होगा। तो अब ये सीक्वेंस जो है इस तरह से चल रहा है सीक्वेंस, राइट। लुक एट दिस, इसके ऊपर ये जो लेंथ है, दिस लेंथ को हम कहते हैं am, और n क्या है? इस लेंथ को आप कहेंगे an, और an जो है वो am से बड़ी है whenever n is greater than m, और ये फॉर ऑल nm के लिए। ये क्या है? फॉर ऑल nm के लिए, फॉर ऑल nm, ऑफ कोर्स फॉर ऑल nm, या mn कह लें क्योंकि पहले आप m को लिखना चाह रहे हैं। फॉर ऑल mn
यानी कि बड़े नंबर पे जो सीक्वेंस की वैल्यू आ रही है वो बड़ी हो, या दूसरे लफ्ज़ों में अब ये कह सकते हैं कि जो छोटे नंबर पे उसकी वैल्यू है वो छोटी हो। जैसे m छोटा है n से, तो इसकी वैल्यू जो है वो इसकी वैल्यू से छोटी है। यानी कि या तो आप ये कहें कि छोटे पे वैल्यू छोटी है, या आप कहें कि बड़े पे वैल्यू बड़ी है, तो तब हम कहते हैं कि हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या है, इंक्रीजिंग है। सीक्वेंस क्या है, इंक्रीजिंग है। तो जी ये डेफिनेशन क्लियर होगी, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, राइट। अब आइए इवेंचुअली इंक्रीजिंग। इवेंचुअली ये है कि पहले फ्यू टर्म्स जो हैं, मसलन पहली जो है 50 टर्म्स जो हैं उनके बारे में आइडिया नहीं हो रहा था, ठीक है, बंदा स्टेबल नहीं हो रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे, बिजनेस किया लॉस हो गया, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस, चलता जा रहा है। लेकिन इवेंचुअली आफ्टर 50 ईयर्स उसका जो बिजनेस है वो इंक्रीजिंग हो गया, यानी कि वो उसका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीजिंग हो गया। तो ये है इवेंचुअली इंक्रीजिंग के फर्स्ट फ्यू टर्म्स कैन नेवर डिसाइड whether it is increasing or decreasing, but after some certain natural number the sequence behavior is increasing, ठीक है। वैसे ये होगा कि पहले तो नहीं पता चल रहा था, लेकिन फिर इस नेचुरल नंबर के बाद आफ्टर दिस n स्टार, यानी कि एक बैरियर ऐसा आ गया, उससे पहले तो कभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या था, वी वर नॉट एबल टू डिसाइड कि ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। बट आफ्टर दिस नेचुरल नंबर एक बैरियर n स्टार आ गया, जो उसके बाद अब आपका सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, तो आप सीक्वेंस जो है वो इंक्रीजिंग है, लाइक दिस। तो इसको हम कहते हैं, यानी कि चूंकि n स्टार के बाद ये काम हुआ है, तो हम कहेंगे ये क्या है, इवेंचुअली इंक्रीजिंग। यानी कि अब जो m ये है और n ये है, और इस पे वैल्यू जो है am, और इस पे वैल्यू क्या है, दिस इज an, यानी कि n स्टार के बाद जो इंक्रीजिंग की डेफिनेशन है वो फॉलोड है। उससे पहले हमें नहीं पता, लेकिन n स्टार के बाद जो हमारी डेफिनेशन है इंक्रीजिंग सीक्वेंस की वो सेटिस्फाइड है। तो क्या कहेंगे कि an greater than an स्टार, सॉरी an ग्रेटर देन am, यानी कि an की वैल्यू जो है ग्रेटर देन am है whenever mn greater than n star. So it means if there exists a natural number n star such that an greater than am whenever mn greater than n star, then we call that the sequence is eventually increasing, right? अब आइए, ये भी हो गया eventually increasing. What do you mean by strictly increasing? Strictly increasing में ये होगा, सर यहाँ पे equality है, हम increasing में आपका ग्राफ स्टेबल भी हो सकता है, लेकिन जब strictly increasing करेंगे तो डेफिनेशन यही रहेगी कि इक्वालिटी, आप इसमें इक्वालिटी के चांसेस नहीं हैं, राइट। अब देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होगा कि an जो है वो ग्रेटर देन am होगा whenever n greater than m for all n, यानी कि अगर n बड़ा है तो उसकी वैल्यू बड़ी है, इक्वालिटी के चांसेस नहीं आएंगे। अब ग्राफ पहले तो ये था ना, ऐसे चल के ग्राफ यूं भी हो सकता था, स्टेबल भी हो सकता था, फिर ऊपर को जा सकता था, फिर स्टेबल हो सकता था, फिर वो, ये था इंक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिस, राइट, यानी कि पिछली वैल्यू अगली वैल्यू से बड़ी है फॉर ऑल एन। यहाँ भी देखें, यहाँ भी ये बड़ी है, राइट, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है, तो जो आपकी वैल्यूज हैं बढ़ती जा रही हैं, नेक्स्ट वैल्यू पिछली वैल्यू से बड़ी है, इक्वालिटी के चांस भी ख़त्म हो गए। लिहाजा इसका मतलब जो कांस्टेंट सीक्वेंस होता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होता, बल्कि इंक्रीजिंग होता है। कांस्टेंट सीक्वेंस जो है वो इंक्रीजिंग है, क्योंकि जो नंबर तो बढ़ेगा लेकिन वैल्यू तो सेम रहेगी। तो ये डेफिनेशन जो है an ग्रेटर देन इक्वल टू am
फॉर ऑल n ग्रेटर देन m वो कांस्टेंट सीक्वेंस के लिए सेटिस्फाइड है, लिहाजा हर कांस्टेंट सीक्वेंस इंक्रीजिंग है लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। ओके इस तरह से द नेक्स्ट इज इवेंचुअली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इवेंचुअली फिर वही है कि पहले हमें आइडिया नहीं था, हो सकता है पहले इंक्रीजिंग हो, कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग, वट एवर, आई हैव नो आइडिया, बट आफ्टर अ नेचुरल नंबर इफ यू आर गेटिंग अ नेचुरल नंबर एंड स्टार, so that after that natural numbers the sequence behavior is strictly increasing, then we call that it is eventually strictly increasing, right? मतलब क्या होगा कि if mn greater than n star such that an greater than am whenever n greater than m and both are of course greater than n star, यानी कि n स्टार के बाद n ग्रेटर देन m एंड बोथ आर ग्रेटर देन n स्टार। अगर आपको ऐसा बैरियर मिल जाता है कि n स्टार के बाद जो है जो मैंने सीक्वेंस का बिहेवियर बड़े पे वैल्यू बड़ी है, इक्वालिटी के चांस ख़त्म हो गए, तो तब हम कहते हैं कि हमारा जो सीक्वेंस है वो इवेंचुअली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ओके चलिए नेक्स्ट। नाउ डिक्रीजिंग, eventually decreasing, strictly decreasing, eventually strictly decreasing, बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे है। मैं थोड़ा सा बता दूं, अब देखिए कि अगर हम ये कहें कि an जो है वो लेसर इक्वल टू am है लेकिन n ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन m है, n तो m से बड़ा है लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो m से, उसकी वैल्यू यानी कि nm से बड़ा है। इसका मतलब जो डोमेन के दरमियान रिलेशन है वो रेंज के दरमियान वो रिलेशन नहीं है, वो उलट हो जाता है। ठीक है, इक्वालिटी की वजह से इंक्रीजिंग की बात करेंगे और इक्वालिटी नहीं है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करेंगे। मतलब ये कि आप देखिए कुछ इस तरह से लाइन भी चल रहा है नीचे आ रहा है, लाइन भी चल रहा है नीचे आ सकती नहीं आ रहा। लुक एट, ये हमारा क्या है जी, ये m है, m छोटा है और ये n है, n बड़ा है और n पे ये वैल्यू जो है इसको an कहेंगे, इसको am कहेंगे। तो बड़े पे जो वैल्यू है वो छोटी हो गई, छोटे के ऊपर जो वैल्यू है, तो लुक एट an is lesser equal to m, बराबर भी हो सकता है। एट दिस स्टेज यू हैव दिस स्टेज, ठीक है, इस स्टेज पे जो दोनों नंबर्स जो हैं एक दूसरे से बड़ा तो है लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है, ये है जी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये क्या है, डिक्रीजिंग। इस तरह से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कि पहले तो उसके आइडिया नहीं हो रहा था लेकिन इवेंचुअली देयर इज अ नेचुरल नंबर n स्टार, so that after that natural number the sequence is decreasing. Similarly, जब आप strictly increasing, strictly decreasing की बात करेंगे तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। अगर इसको ख़त्म करेंगे तो ये strictly decreasing, और eventually strictly decreasing में ये होगा कि दोनों greater than n star। कि पहले तो हमें आइडिया नहीं हो रहा था, अगर आपको कोई n स्टार मिल जाए कि n स्टार के बाद जो दो नंबर हैं n स्टार के बाद वाले जो नंबर है n ग्रेटर देन m और जो बड़े पे वैल्यू है वो छोटी हो जाती है, स्ट्रिक्टली इक्वालिटी के चांस भी नहीं है, तो हम कहेंगे इवेंचुअली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन जी ये 4 और 4 8 डेफिनेशन जो है वो इनको आप ज़हन में रखिए, बहुत सिंपल हैं। जैसे हमने पहली 4 एग्जांपल दी हैं, चलिए एलेबोरेट किए हैं, उस तरह से नेक्स्ट 4 जो है उनको आप लिख सकते हैं। ओके, तो अब मोनोटोन के बारे में एक रिज़ल्ट है थोड़ा सा हम देखते हैं वो क्या है। देखिए जी, हम बात कर रहे थे बाउंडेड सीक्वेंसेस की और मैंने ये आपको बताया था कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है, और हमने ये भी आपको एग्जांपल दी थी कि जनाब अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसका कन्वर्जेंट होना ज़रूरी नहीं। तो देयर इज़ अ नेचुरल क्वेश्चन
कि बताइए वो कौन से बाउंडेड सीक्वेंसेस हैं वो जो कन्वर्जेंट है। ठीक है, ये हमारे पास ये इन्वेस्टिगेशन नेचुरल है, क्योंकि आप कहते हैं जी कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड है, इसका मतलब बहुत से बाउंडेड सीक्वेंसेस जो है वो कन्वर्जेंट है। लेकिन साथ ही आपने एक एग्जांपल दी कि देखिए ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है जो कन्वर्जेंट नहीं है, तो अब इसका मतलब बाउंडेड सीक्वेंस के अंदर दो क्लासिफिकेशन होगी। बाउंडेड सीक्वेंस में बहुत से हैं जो कन्वर्जेंट नहीं हैं, बाउंडेड सीक्वेंस से बहुत सारे हैं जो कन्वर्जेंट हैं। तो अब क्वेश्चन है क्या बताएंगे कि कौन से बाउंडेड सीक्वेंसेस हैं जो कन्वर्जेंट है। तो देखिए ये भी बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है कि आपका जो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इसका मतलब सीक्वेंस इसके दरमियान रहेगा तो बाउंडेड है। सीक्वेंस क्या है, इन दो लाइंस के दरमियान रहता है तो हम कहते हैं ये बाउंडेड है। अब देखिए ज़रा सोचिए कि अगर कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो जाता है, यानी कि बाउंडेड भी है, इस के और माइनस के से ऊपर नहीं जाता, माइनस के से नीचे नहीं जाता, लेकिन इंक्रीजिंग है, लेकिन क्या है, इंक्रीजिंग है, तो ज़रा आप उसका ग्राफ तो ड्रा कीजिए। सीक्वेंस चला है, यहाँ से इंक्रीजिंग है, चलते 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 यहाँ पे पहुँच गया, राइट। ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग था, बाउंडेड है, के को क्रॉस नहीं कर सकता, के से ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन इंक्रीजिंग है, लेकिन इंक्रीजिंग है। अब इंक्रीजिंग भी है, के से ऊपर नहीं जा सकता, बढ़ना भी है, तो बताइए आगे कैसे चलेगा। फिर आगे यूं चलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव है, ऊपर से बाउंडेड है, बाउंडेड अबव है, अगर कोई बाउंडेड है तो बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है। लेकिन हियर सी इट्स अ वेरी एलिगेंट आइडिया कि अगर कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव है तो जनाब वो कन्वर्जेंट है, वो सिराते मुस्तकीम पे आ जाता है, वो सिराते मुस्तकीम पे आ गया, ठीक है, वो कन्वर्जेंट है। और इसी तरह से अगर कोई सीक्वेंस जो है गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, डिक्रीजिंग है, लेकिन वो भी बाउंडेड है, अगर बाउंडेड है तो बाउंडेड बिलो है, गिरते गिरते इस लाइन से ज़्यादा नहीं गिर सकता। अब डिक्रीजिंग है लेकिन बाउंडेड है, यहाँ तक तो पहुँच गया, गिरते गिरते आखिरी लाइन पे पहुँच गया, लेकिन इससे नीचे नहीं जाता, बाउंडेड रहता है, तो फिर आगे ग्राफ कैसे चलेगा। सीक्वेंस तो नेचुरल नंबर है, टर्म्स तो आगे आगे आती जाएंगी, यू नो। सीक्वेंस तो एक सीक्वेंस की डोमेन नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर के हर डोमेन नंबर के कॉरस्पॉन्ड वैल्यू है, और नेचुरल नंबर तो इन्फिनिट है। इसका मतलब सीक्वेंस ऑफ लाइफ तो ख़त्म होना ही नहीं है, ये तो चलना ही चलना है। तो इसका मतलब अगर बिल्कुल लास्ट पे पहुंच गया और बाउंडेड बिलो हैं, तो फिर आगे टर्म्स तो आ रही हैं, वो टर्म्स कहाँ चलेंगी, वो टर्म यहाँ चलना शुरू हो जाएंगी। और देखिए यहाँ से दो आइडियाज़ वेरी एलिगेंट, दो आइडियाज़। एक तो लाइफ ख़त्म नहीं होती, सीक्वेंस चलना है, सीक्वेंस चलना है, और अगर बाउंडेड है, डिक्रीजिंग है, क्योंकि देखिए हमने ये सुना है कि अल्लाह जो है वो माल और दौलत से भी बंदे का इम्तहान लेता है। बहुत ज़्यादा गुर्बत आ जाती है तो फिर भी आपकी एग्जामिनेशन हो रही है, तो गिरना नहीं है, बाउंडेड, बाउंडेड बिलो, एक लाइन पकड़ लें, बाउंडेड बिलो, इससे नीचे नहीं गिरना, तो कन्वर्जेंस आ जाएगी, कन्वर्जेंस आ जाएगी, और फिर नेचुरल नंबर जो है अप टू इन्फिनिट है, ये लाइफ ख़त्म भी हो जाएगी, कन्वर्जेंस जारी रहेगी। और फिर दूसरा, बहुत ज़्यादा माल इकट्ठा कर लिया आपने, बहुत ज़्यादा आई जा रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, डे बाय डे इंक्रीजिंग, तो आपको पता है कि दौलत आने से इंसान के ख़यालात में तब्दीली आ जाती है, उसके लिबास में तब्दीली आती है, उसकी आदात में तब्दीली आती है। लेकिन ये हमारा मैथमेटिक्स क्या कहता है कि अगर वो बाउंडेड है और इंक्रीजिंग होता जा रहा है तो वो भी कन्वर्जेंट होगा। इसका मतलब इसने भी अपने माल का इम्तहान पास कर लिया, और उसके बाद वो सिराते मुस्तकीम पे बाउंडेड है, कन्वर्जेंट हो गया, और फिर ये इन्फिनिट तक कन्वर्जेंट रहेगा, यानी कि इस लाइफ के बाद जो अगली लाइफ चल रही है, जो सीक्वेंस
इन्फिनिट है, नेचुरल नंबर इन्फिनिट हैं, तो ये कन्वर्जेंट रहेगा, आगे जाके भी कन्वर्जेंट है, ये भी आगे जाके भी कन्वर्जेंट है। तो देखिए ये दो जो सीक्वेंसेस हैं, ये जो नेक्स्ट थ्योरम आ रहा है, ये भी बड़ा ज़बरदस्त मैसेज होता है कि अगर सीक्वेंस इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव है, उससे ऊपर उसने नहीं जाना, एक लाइन बना ली है बाउंडेड अबव है, तो फिर वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। और इस तरह से अगर सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, बाउंडेड बिलो है, तो फिर गिरते गिरते जब लास्ट जो आपकी लिमिट्स को अप्रोच कर जाते हैं, जो कि आपका इन्फिमम है, आप अपने इन्फिमम को अप्रोच कर जाते हैं, और फिर भी अगर बाउंडेड रहते हैं तो फिर वो इन्फिमम ही आपकी लिमिट बन जाता है, वो कन्वर्जेंस क्रिएट कर देता है। इस तरह से अगर आप इंक्रीज करते 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 अपने सुप्रीमम को पहुंच जाते हैं और बाउंडेड रहते हैं, तो वही सुप्रीमम जो है वो लिमिट बन जाएगा और सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगा। राइट जी। तो इसलिए तो कहते हैं कि अल्लाह ताला माल और औलाद से बंदे का इम्तहान लेता है। राइट। तो ये दुनिया की जीनत है। अच्छा चलिए अब इस थ्योरम को देखते हैं, ये थ्योरम कहता क्या है। द थ्योरम इज, इसको हम कहते हैं मोनोटोन बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम। राइट। और ये है क्या जी कि थ्योरम, इफ an is an increasing sequence if n is increasing and bounded above and bounded above। अब ये हमारे उस सवाल का जवाब भी मिल गया कि बताइए वो कौन से बाउंडेड सीक्वेंसेस हैं जो लाजमी कन्वर्जेंट हो गया। तो जनाब ये वो वाले सीक्वेंस है जो मोनोटोन है। जो मोनोटोन सीक्वेंस क्या होता है? मोनोटोन सीक्वेंस कहते हैं सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटोन इफ इट इज ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। राइट। तो हम उसको मोनोटोन सीक्वेंस कहते हैं, या वो इंक्रीजिंग हो या वो डिक्रीजिंग हो, तो उसको हम मोनोटोन सीक्वेंस कहते हैं। अब ये देखिए वो क्या कहता है, if an is an increasing and bounded above, increasing sequence and bounded above sequence, sequence आप पहले लगा, increasing sequence, increasing, if an is an increasing sequence and bounded above, then an converges and limit of n tends to infinity, an is equal to sup of an, n belong to n. Look at this, यानी कि जो उसकी कन्वर्जेंस की जो लिमिट है बेसिकली वो उसकी सुप्रीमम बन जाती है। इंक्रीज होता 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 उसने देखा कि आप बाउंडेड अबव उस लाइन पे पहुंच गए, अपने सुप्रीमम को पहुंच गए, तो उसकी सुप्रीमम ही उसकी लिमिट बन जाती है और वो कन्वर्जेंस हो जाता है। और दूसरी तरफ डिक्रीज होते होते, इसी का दूसरा वर्जन क्या होगा, इफ an is a decreasing sequence and bounded below then an converges and limit of this is equal to inf of an, n belong to capital N। फिर वो अपने इन्फ को कन्वर्ज करेगा और उसकी इन्फ उसकी लिमिट बन जाएगी। राइट। उसका सूप उसकी लिमिट बनेगी। और जनरली जब इस थ्योरम को पढ़ेंगे जनरली तो हम कहेंगे अ मोनोटोन बाउंडेड सीक्वेंस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। क्या थ्योरम बना? अ मोनोटोन बाउंडेड सीक्वेंस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। तो अब इसके दो केस बनाइए। सपोज इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग and bounded above, और दूसरा केस suppose it is monotonically decreasing and bounded below। और ये सेंसिबल बात नहीं है कि आप कहें जी हमने चूँकि कहा है कि ये मोनोटोन बाउंडेड सीक्वेंस है तो बाउंडेड से आप बाउंडेड बिलो ले लें और मोनोटोन से मोनोटोन इंक्रीजिंग देखें, तो ये वैसे सेंसिबल नहीं है कि जब मोनोटोन इंक्रीजिंग लेंगे तो फिर नीचे नहीं देखना,
चूँकि वो तो ऊपर को जा रहा है तो हमें उसकी एंड पे टेल पे जाके देखना कि भाई अब टेल पे उसकी जो कन्वर्जेंस की क्या सूरत हाल है। तो नेचुरली जब आप मोनोटोन इंक्रीजिंग लेंगे तो उधर से आपको बाउंडेड अबव लेना पड़ेगा, राइट। तो फिर लो लिमिट को ना देखें, वो तो लो लिमिट को कब से छोड़ गया, वो तो अब ऊपर की तरफ जा रहा है, चढ़ते चढ़ते वो तो कहीं चला गया, और आप जो है बाउंडेड बिलो लेंगे तो ये सेंसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर आप मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस लेते हैं, राइट, तो वो तो सीक्वेंस नीचे को जा रहा है, ऊपर वाले को कब से छोड़ के बहुत बिल्कुल नीचे आ गया है। तो अब आप बाउंडेड अबव लें तो ये भी सेंसिबल नहीं है। लिहाजा जब आप मोनोटोन डिक्रीजिंग लेंगे तो चूँकि लिमिट जो है टेल पे होती है, एन को लार्ज करने से एंड पे जाके देखना है कि क्या कोई नेचुरल नंबर आया कि उसके बाद ये कन्वर्जेंस हो गई है, स्ट्रेट लाइन उसका ग्राफ जो है लाइन पे आ गया। तो इसका मतलब जब आप मोनोटोन इंक्रीजिंग लेंगे तो बाउंडेड अबव लेंगे, और जब मोनोटोन डिक्रीजिंग लेंगे तो बाउंडेड बिलो लेंगे। दैट्स वाई द जनरलाइज्ड थ्योरम क्या बनेगा। अब ये थ्योरम की स्टेटमेंट ऐसे भी हम दे सकते हैं कि स्टेट एंड प्रूव मोनोटोन बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम। अब थ्योरम क्या बना कि अ मोनोटोन बाउंडेड सीक्वेंस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट, राइट। चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। दूसरा इसी का सिमिलर वर्जन है, और तीसरी जो जनरलाइज स्टेटमेंट है उसमें मैंने कहा कि अगर ऐसे आए तो फिर खुद से दो केस बनाइए कि सपोज इट इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव। तो पहला यही थ्योरम आ जाएगा। ओके, प्रूफ बहुत आसान है। आप अगर ये सेट लेते हैं एन बिलोंग टू एन, तो देखिए लेट कर लें, लेट ए इज इक्वल टू दिस। आपने ये सीक्वेंस है, आपने सीक्वेंस को एक सेट में लिख लिया, प्रिसाइजली कंटेन इन द सेट ए। अब क्या ये ए जो है सीक्वेंस जो है ये चूँकि सारे का सारा सीक्वेंस के अंदर है, और ये बाउंडेड अबव है, लिहाजा सेट ए बाउंडेड अबव है, और ये बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है, और रियल नंबर के अंदर सुप्रीमम प्रॉपर्टी है, लिहाजा इस सेट का सुप्रीमम होगा। ठीक है, इस सेट का क्या होगा, सुप्रीम होगा। ठीक है, सो देन ए इज अ बाउंडेड above subset of R, and R has supremum. So sup of A exists in R, let it be L। L मैंने इसको कह दिया है क्योंकि हम L को लिमिट बनाना चाहते हैं ना जी, L को लिमिट बनाना चाहते हैं। तो मैं साबित करूंगा कि इसकी जो सुप्रीमम है वो L है, जो कि उसकी लिमिट है, राइट। ओके, अब देखिए आप ये कह रहे हैं, अब सीक्वेंस को मैं यहाँ ज़रा रख रहा हूँ क्योंकि ये मैंने सेट बना लिया, तो मैं सेट की सेंस में इसको यहाँ देखूंगा, यानी कि उसके जो आंसर्स हैं वो तो नंबर्स हैं ना जी, वो तो नंबर्स हैं। आंसर बेशक पहला 2 आया, दूसरा जो है 8 आ गया, इंक्रीजिंग तो हो रहा है, और तीसरा आंसर जो है 24 आ गया, लेकिन हम रियल लाइन पे तो उनको देख सकते हैं ना, एज ए सेट सबसेट ऑफ रियल लाइन नंबर्स को, राइट। तो जब यहाँ देखेंगे तो ये तो आपका सीक्वेंस बाउंडेड अबव है, तो आपने एल ले लिया सुप्रीमम। अब याद करो सुप्रीमम की प्रॉपर्टी क्या थी। सुप्रीमम का प्रॉपर्टी ये थी कि जैसे ही सुप्रीमम से थोड़ा सा पीछे भी आएंगे तो यू आर गेटिंग infinite number from this set, you are getting infinite number from this set which are greater than this। और इस सेट के नंबर, इस सेट के अंदर नंबर कैसे हैं, वो an टाइप के नंबर है। वो कैसे नंबर है, an टाइप के नंबर है। इसका मतलब यहाँ पे कोई an स्टार लाजमी होगा, यहाँ पे an स्टार। अगर आप कोई, चूँकि ये सुप्रीमम है, सुप्रीमम से थोड़ा पीछे आएंगे तो यहाँ पे इन्फिनिट नंबर मिल जाएंगे जो इससे बड़े होंगे, राइट। अदरवाइज यही फिर इसकी, अगर कोई भी ऐसा नहीं मिलता तो ये अपर बाउंड बन जाएगी, और लीस्ट अपर बाउंड से छोटा अपर बाउंड बन जाए ये पॉसिबल नहीं है। लिहाजा देयर मस्ट बी इन्फिनिट नंबर्स फ्रॉम द सेट विच आर ग्रेटर देन दिस, राइट। तो आगे लिखिए क्या बनेगा, देन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सुप्रीमम, by the property
of supremum, okay, there exist an star belong to A such that what L minus epsilon is less than an star, which is of course less than equal to L. मुझे इसका आइडिया नहीं है कि एन स्टार एल ही है, वो एल ही है या वो उससे भी छोटा है, लेकिन अभी तक तो हमने सुप्रीमम की प्रॉपर्टी लगाई है, सुप्रीमम की प्रॉपर्टी लगाई है, ओके। Where epsilon is positive, where epsilon is positive, वो स्मॉल पॉजिटिव नंबर ले लिया। दोबारा देख लीजिए, क्योंकि आपने इसको a माना है, इसको l माना है, l से पीछे आएंगे l माइनस एप्सिलॉन। अगर हमने सुप्रीमम की प्रॉपर्टी की थी कि सुप्रीमम से छोटा सा नंबर भी आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उससे बड़े उस सेट के जिस सेट का वो सुप्रीमम है उस सेट के इन्फिनिट नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि ये सेट A के अंदर इस किस्म के एलिमेंट हैं n बिलोंग टू n, लिहाजा इसी किस्म का एलिमेंट ए एन स्टार यहाँ मिल जाएगा जो कि ए एन स्टार इससे मिल जाएगा जो कि इससे बड़ा है, ठीक है। फॉर अदरवाइज एल माइनस एप्सिलॉन वुड बी एन अपर बाउंड ऑफ ए so that L minus epsilon is less than epsilon, which is equal to least upper bound of a contradiction. हमने ये भी साबित कर दिया है कि भाई ये बात भी जस्टिफाइड है। अगर ऐसा नहीं है, अगर कोई भी ऐसा एन स्टार नहीं मिलता है एन के अंदर से, तो फिर ये जो है ये तो अपर बाउंड बन जाएगा, क्योंकि कोई भी ए एन का कोई भी कैपिटल ए का मेंबर जो है इससे बड़ा नहीं है, लिहाजा ये तो उसकी अपर बाउंड बन जाएगा। और लीस्ट अपर बाउंड से छोटा जो अपर बाउंड बन जाए ये हमें काबिल कबूल नहीं है, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ? नाउ इफ n ग्रेटर देन n स्टार एंड एप्सिलॉन पॉजिटिव, हमने अब उसी को बैरियर बना लिया, क्योंकि आप साबित ये करना चाहते हैं, आप साबित करना चाहते हैं ए एन माइनस एल मॉड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एन ग्रेटर देन एन स्टार। देखिए ये हमारी डेफिनेशन है। फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर इज अ नेचुरल नंबर एन स्टार बिलोंग टू कैपिटल एन, ये हम साबित करना चाहते हैं कि फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर एन स्टार बिलोंग टू एन सच दैट ए एन माइनस एल मॉड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एन ग्रेटर देन एन स्टार, ये हम साबित करेंगे। देखिए अगर एन ग्रेटर देन एन स्टार है और सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो ये कहता है कि ए एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन स्टार होगी। ए एन क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन स्टार होगी, यानी कि उससे बड़ी होगी, ए एन उससे बड़ी होगी, राइट। सो इफ एन ग्रेटर देन एन स्टार देन लुक एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए एन स्टार which is less or equal to an। ये क्यों? ये इसलिए कि since n greater than n star and an is increasing, चूंकि n greater than n star है और an increasing है, लिहाजा यहाँ जो है, यहाँ जो आइडिया हमने यूज किया है इंक्रीजिंग सीक्वेंस का, यू आर गिवन दैट इट इज इंक्रीजिंग। तो अगर n बड़ा है n स्टार से तो उसकी वैल्यू बड़ी होगी, इक्वल भी हो सकती है, बट दिस इज लेस और इक्वल टू l। ये क्यों? ये इसलिए कि l तो सुप्रीमम है, लिहाजा ये इस किस्म की तमाम वैल्यू से बड़ा है, सिंस l इज इक्वल टू सूप ऑफ a, ऑफ कोर्स विच इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन, ऑफ कोर्स विच इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। तो अब देखिए क्या बना, thus if n greater than n star then यहां से पढ़िए l माइनस एप्सिलॉन, ये लेस, अब लेस देन में आ गया,
less than an which is less than L plus epsilon, or an minus L mod is less than epsilon when n greater than n star. तो ये क्या साबित हुआ? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि an की लिमिट जो है L है. This means that देखिए, अगर ये स्टेप नजर नहीं आ रहा, मैं इसको दोबारा ले आता हूँ यहाँ पे, तो आपने साबित किया. देखिए मैं दोबारा ये स्टेप में दोबारा कर रहा हूँ. आपने साबित कर दिया कि L माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन an स्टार विच इज लेस देन इक्वल टू an. ये इसलिए कि ये सीख इंक्रीजिंग था, चूंकि n ग्रेटर देन n स्टार है. आपने देखा इफ n ग्रेटर देन n स्टार, और ये जो है लेस देन इक्वल टू L है, चूंकि L जो है वो सुप्रीमम है. Since L is equal to sup of A, which is of course less than L plus epsilon. तो ये क्या बन गया? इसको दोबारा जरा देखिए. R L minus epsilon, अब यहाँ से less than an less than L plus epsilon कब बोला? When n greater than n star. That is, for epsilon positive, there exists n star belong to capital N such that an minus L mod is less than epsilon. ये मैंने आपको बताया था कि ये जो है इसी की एक्सपेंशन है, क्योंकि जब इसको खोलते हैं an minus L mod less than epsilon को, तो ये माइनस एप्सिलॉन लेस देन an माइनस L लेस देन एप्सिलॉन, L को इधर ऐड कर दें, L माइनस एप्सिलॉन लेस देन an लेस देन L प्लस एप्सिलॉन. तो ये और ये दोनों के दरमियान इफ एंड ओनली इफ है. दोनों के दरमियान इफ एंड ओनली इफ है. दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an is equal to L, which was least upper bound of A, that is equal to sup of an n belong to n. देखिए हमने प्रूव कर दिया कि अगर हमारा जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड अबव है, इंक्रीजिंग है, तो वो कन्वर्जेंट है और कन्वर्जिंग टू सूप है. सिमिलरली इसका दूसरा वर्जन जो है वो क्या होगा, वो आपने खुद से प्रूव करना है. स्टेटमेंट में पढ़ देता हूँ कि लेट an be a decreasing sequence which is bounded below, then it is convergent and limit of n tends to infinity an is equal to inf of an सेट बनाइए n बिलोंग टू n. जैसे हमने सूप लिखा था ऐसे ही आप. तो ये दूसरा थ्योरम जो इसी का. अब तीसरा थ्योरम इसका नोट कर लीजिए. जनरलाइज स्टेटमेंट क्या है, और नाम है मोनोटोन बाउंडेड कन्वर्जेंट थ्योरम. क्या नाम है जी? मोनोटोन बाउंडेड कन्वर्जेंट थ्योरम. वो ये क्या कहता है कि अ मोनोटोन बाउंडेड सीक्वेंस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट. तो ये हमारा जो नेचुरल क्वेश्चन रेज हुआ था, आज हमने उसका जवाब दे दिया कि भाई अगर हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड है और कुछ बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, तो फिर वो कौन से बाउंडेड सीक्वेंसेस हैं जो कन्वर्जेंट होंगे. तो हमने आज इसका जवाब दे दिया, जो मोनोटोन बाउंडेड सीक्वेंसेस होंगे, वो बाउंडेड सीक्वेंस जो मोनोटोन होंगे वो लाजमी कन्वर्जेंट होंगे. यानी कि जो इंक्रीजिंग होगा और बाउंडेड अबव होगा वो कन्वर्जेंट होगा और कन्वर्जिंग टू सूप होगा, और जो डिक्रीजिंग होगा बाउंडेड बिलो होगा वो भी कन्वर्जेंट होगा एंड कन्वर्जिंग टू इन्फ होगा. लेकिन जी ये आज का जो आर्टिकल है इतना ही काफ़ी है, आप इसको देखिए. तो नेक्स्ट हम फर्दर इसकी एप्लीकेशन करेंगे. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.